नमस्कार छात्रों, हमारे 7वीं कक्षा की दूसरा पाठ दादी माँ की दूसरी कक्षा में आपका स्वागत है। हमने इसके पहले पढ़ा कि लेखक को अपनी दादी माँ, अपने दादी के माँ के साथ बिताया हुआ समय, यह सब बातें लेखक को याद आ रही है। उनका स्वभाव, उसी के बाद वो बीमार व्यक्ति की किस तरह ध्यान रखा करती थी, यह सब बातें हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ी। अब हम इसके आगे देखेंगे। आगे लेखक बता रहे, दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। और उसी के बाद आगे लेखक हमें बता रहे कि दादी माँ जो थी तो उसे गवई गांव की 50 किस्म की, अनेक प्रकार से गांव में जब पहले कोई व्यक्ति बीमार पड़ता था तो क्या किया जाता था, बीमार पड़ता था तो उसे जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी या अलग अलग जो घरेलू जो दवाइयाँ होती थी वह दी जाती थी। तो उसी प्रकार से जो दादी माँ है तो दादी माँ को भी ऐसे गवई गांव की 50 किस्म की यानी प्रकार की दवाइयों के नाम याद थे। यानी किसी व्यक्ति को कोई दवाई अगर देनी है तो हर एक दवाई का नाम दादी माँ को याद होता था। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती, और गांव में अगर कोई भी बीमार पड़ जाता था तो जो दादी माँ है वह क्या करती थी, वहाँ पे पहुंच जाती थी। उनका हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, इस प्रकार से उन्हें क्या करती थी, जांचा करती थी दादी माँ, क्योंकि उन्हें हर एक प्रकार की दवाइयाँ मालूम होती थी और उन्हें हर प्रकार से जांचने के बाद वह क्या करती थी, उनको दवाई देती थी। और उसी के बाद भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी। और इस प्रकार से हाथ छूकर, माथा छूकर, पेट छूकर उस व्यक्ति को क्या बीमारी हुई है, मलेरिया हुआ है, निमोनिया हुआ है, यह कोई भी बीमारी वह अनुमान लगाकर यानी अंदाजा लगाकर विश्वास के साथ वह सामने वाले को बीमारी का नाम बताती थी। महामारी और विषुचुका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाब नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती थी। और इसी के बाद आगे बताया जा रहा है महामारी और विषुचुका। महामारी यानी क्या कि एक बीमारी थी, और विषुचुका यानी क्या कि छुआछूत। छुआछूत यानी क्या कि किसी बीमार व्यक्ति को अगर हमने स्पर्श किया तो वह बीमारी हमें भी हो जाएगी। इस प्रकार से इस बीमारी को विषुचुका बीमारी यानी छुआछूत की बीमारी कहते थे। तो जब यह बीमारी आया करती थी तो उन दिनों वह क्या करती थी, रोज सवेरे जल्दी उठकर स्नान वगैरह अपना होने के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, यानी जो लवंग रहता है वह लवंग और गुड़ मिश्रित यानी क्या कि एक प्रकार से उसमें मिला हुआ जलधार, यानी गुड़ और लवंग मिश्रित यानी एकत्रित किया हुआ जल, गुग्गल और धूप, यानी इस प्रकार से गुग्गल और धूप भी वह क्या करते थे, लगाया करते थे। यानी जो बीमारी है उस समय वह क्या करते थे कि इस प्रकार से हर एक तरीके से बीमारी का ध्यान रखा करते थे। सफाई कोई उनसे सीख ले। और उसी के बाद जो साफ सफाई है तो सफाई की तरफ भी वह बहुत ध्यान देती थी। सफाई करना कोई भी उनसे सीख ले। दवा में देरी होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाब नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती थी। और किसी बीमार व्यक्ति को अगर दवाई देने में देर हो जाए, मिश्री या जो शहद है तो वह अगर खत्म हो जाए या चादर न बदली जाए, तो यह सब बातें जब होती थी सफाई से लेकर या बीमार व्यक्ति से लेकर, तो यह अगर उनके मन की तरह नहीं हुई तो वो एक प्रकार से पागल जैसी हो जाती थी, यानी क्रोधिष्ट हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। और इसी के बाद लेखक हमें बता रहे हैं कि जब मैं पहले जैसे बीमार पड़ा था तो वैसे अभी भी मुझे बुखार तो आता है, नौकर पानी देता है, जो मेस महाराज जो है खाना बनाने वाले वह अभी भी क्या करते हैं कि खिचड़ी पकाते हैं, साबू बनाते हैं, बट डॉक्टर साहब आकर क्या करते हैं कि नाड़ी भी चेक करके जाते हैं। उसके बाद कुनेन मिक्सचर की शीशी की
तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। और कुनेन मिक्सचर यानी जो दवाई रहती है, उस दवाई का मिक्सचर कर कर शीशी यानी क्या जो बोतल रहती है, तो उस बोतल की तिताई यानी क्या कि कड़वापन, तो इस शीशी में या एक बोतल में रखी हुई जो दवाई रहती है, तो उस दवाई के तिताई यानी कड़वेपन के डर से ही बुखार क्या हो जाता है, भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेकिन लेखक कह रहे कि अब मुझे जो बुखार आता है, तो उस बुखार को बुलाने का अभी मेरा जी नहीं होता। यानी जब वह छोटे थे तो वह बीमार पड़ते थे, तो दादी माँ क्या करती थी, खास तरीके से उनका ख्याल रखती थी। लेकिन अभी जो है लेखक कह रहे कि ये सब बातें अभी भी होती है, दवाई मिलती है, जो खिचड़ी है वह खाने को मिलती है, लेकिन अभी उनका कहना है कि ऐसा बीमार होना या ऐसा बुखार मुझे बुलाने को मेरा अभी जी नहीं मानता। मुझे पहले जो दादी मेरा ख्याल रखा करती थी वही मुझे ज़्यादा पसंद था। बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं। और आगे लेखक बता रहे हैं कि उनके घर में जो किशन भैया थे, तो उनकी शादी तय हुई थी। और उनकी शादी जब तय हुई थी तो दादी माँ जो थी बहुत उत्साही थी, बहुत आनंदित थी। और उसी के बाद वो क्या करती थी कि दिन भर घर से क्या रहती थी, गायब रहती थी। और उसी के बाद जो पड़ोसन है, तो पड़ोसन को बुलाती और कहती कि बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर है। कार परोजन यानी क्या कि काम धंधे वाला घर है। और उसी के बाद उनका कहना था, मैं अगर किसी काम को हाथ न लगाऊं तो वह काम नहीं होगा। और जानने के लिए तो ऐसे देखा जाए तो वह कुछ भी नहीं करती थी। यानी जो किशन भैया थे, किशन भैया की शादी तय हुई थी तो वो बहुत उत्साही थी, आनंदित थी। और इसीलिए आस पड़ोस की जो औरतें थी उनको कहते थे कि मेरे सिवा कुछ काम नहीं होता। उसके बाद क्या है कि काम धंधे वाला जो है हमारा यह घर है। और अगर देखा जाए तो दादी माँ क्या करती थी, दिन भर घर से गायब रहती थी और सिर्फ कहती थी कि मेरे सिवा कुछ नहीं होता। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। और इसी के बाद लेखक कह रहे हैं कि घर में एक प्रकार से शादी तय हुई थी और जो दादी माँ थी वह घर में काम की तरफ ध्यान नहीं देती थी, बाहर के लोगों की तरफ ही, बीमारी की तरफ ध्यान दिया करती थी, बाहर जाना। और उसी के बाद उनकी अगर किसी काम में अनुपस्थिति यानी गैर हाजिरी अगर हो जाती तो वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। विलंब यानी क्या कि देर। यानी दादी माँ क्या करती थी, खुद तो नहीं बट दूसरों से अच्छी तरीके से काम भी करवा लेती थी। और अगर वह किसी काम में अनुपस्थित रही, गैर हाजिर रही, तो वह काम को क्या हो जाता था, विलंब हो जाता था। उन्हीं दिनों की बात है, लेखक कह रहे कि मैं दोपहर में क्या कर रहा था, घर में लौट रहा था। बाहरी निकसार यानी क्या कि जो बाहर निकलने के लिए जो रास्ता रहता है, तो उस बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। और इसी प्रकार से उनका कहना है कि दोपहर में जब मैं आया तो मैंने देखा कि बाहर का जो जाने का रास्ता था, तो वहां पर दादी माँ किसी के ऊपर बिगड़ रही थी, क्रोधित हो रही थी। और उन्होंने जाके देखा तो एक कोने में जो रामी की चाची थी वह खड़ी थी। दुबकी यानी क्या कि सहमी हुई या डरी हुई वह खड़ी थी। और जो दादी माँ थी वह क्या कर रही थी, उस पर बिगड़ रही थी या उसे एक प्रकार से डांट रही थी या उसके ऊपर गुस्सा कर रही थी। मालकिन रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की एक प्रकार से गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देंगी कभी, चल चल, चला है समझाने। यानी जो रामी की चाची थी धन्नो, तो उन्होंने क्या किया था कि जो दादी माँ थी, दादी माँ से कुछ पैसे लिए थे और वह उन्हें वापस नहीं कर पा रही थी। और इसीलिए दादी माँ क्या कर रही थी, उसके ऊपर बिगड़ रही थी। और वह दादी माँ को समझा रही थी कि बिटिया की शादी है, आप अगर दया नहीं करोगे तो उसका एक प्रकार से निस्तार कैसे होगा, यानी एक प्रकार से उसका ब्याह कैसे होगा। तो दादी माँ के पास वह आई तो दादी माँ ने कहा, नहीं नहीं, अभी मैं नहा के आई हूँ, पीछे ही हट।
और इसी प्रकार से जो लेखक है, तो लेखक कह रहे हैं कि मैं ये सब बातें क्या कर रहा था, देख रहा था। और इस प्रकार से जो रामी की चाची थी वह क्या कर रही थी, पैरों पर नाक रगड़ रही थी। पैरों पर नाक रगड़ना यानी क्या कि एक प्रकार से खुशामद करना, गिड़गिड़ाना या विनती करना। तो वह दादी माँ की हर एक तरीके से क्या कर रही थी कि खुशामद कर रही थी, या एक प्रकार से उनको समझा रही थी कि मैं आपके पैसे आपको वापस कर दूंगी, जो है यह सब बातें बता रही थी। और इतने में जो लेखक थे वह लेखक वहाँ पे आ गए और लेखक दादी माँ को समझाने लगे, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, चल चल चला है समझाने। और दादी माँ लेखक को कहने लगी, कब देगी वो मुझे, और तू क्या मुझे समझाने आया है। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहावो का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विवल होकर कहा, बेटा भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी। और इसी प्रकार से कुछ दिनों के पहले पैसों के लिए जिन रामी की चाची यानी धन्नो को जो दादी माँ डांट रही थी, तो उसे अभी जो धन्नो है वह दादी माँ को पूतो फलो दूधो नहावो का आशीर्वाद दे रही थी। पूतो फलो दूधो नहावो यानी धन और संतान की तुम्हारे यहाँ पे अच्छी तरह से वृद्धि हो, यह क्या है, मुहावरा है। और इस प्रकार से वह क्या कर रही थी कि दादी माँ को क्या कर रही थी कि यह आशीर्वाद दे रही थी। और यह सब बातें हैं, यह सोचकर जो लेखक थे वह सोच में पड़ गए कि कुछ दिनों के पहले तो तुम दोनों क्या कर रहे थे, एक दूसरे से झगड़ रहे थे। तो धन्नो ने कहा, नहीं, हमारी मालकिन जो है वह अच्छी है, भगवान उसका भला करे, और वह कल ही मेरे यहाँ पर आई थी। और लेखक फिर बोलने लगे कि उस दिन तो दादी माँ तो आपको बहुत डांट रही थी। तो धन्नो चाची ने कहा कि जो बड़े लोग हैं वो डांटे नहीं तो फिर हमारा काम कैसे होगा साहब। और ऐसे कहते हुए धन्नो ने अपने मालकिन के बारे में लेखक को बताया। किशन का विवाह था। औरतें रात को अभिनय करती थी, पुरुषों को वहां आना मनाही था। दादी माँ के कहने पर लेखक को वहां सोने दिया। बाद में देबू की माँ ने कल वाला बच्चा कहकर लेखक को चिढ़ाया। तब लेखक दादी माँ के पास आके खड़े हो जाते, उनको अभयदान मिल जाता। उनके यहाँ पर किसी का अगर शादी ब्याह रहते थे तो औरतें क्या करती कि रात में अलग अलग प्रकार से अभिनय यानी नाटक करते थे। और उस नाटक में शादी जब से तय होती है उस समय से लेकर पुत्रोत्पत्ति यानी जब तक पुत्र होता है तब तक का सारा जो है उस नाटक में अभिनय किया जाता था। और वहाँ पर पुरुषों को आना मना था। और जो लेखक थे तो लेखक ने क्या किया था, एक दिन वही पर जो औरतें अभिनय कर रही थी तो उसमें वह जाकर एक चारपाई पर चादर लेके सो गए थे, चारपाई पर सो गए थे। और उसी समय जो औरतें अपना अभिनय कर रहे थे तो उन अभिनय को वह क्या कर रहे थे, चादर में सोए सोए सुन रहे थे। और इतने में क्या हुआ कि वह अपने ऊपर क्या है कि एक प्रकार से कंट्रोल नहीं कर सके और उनको हंसी आ गई। और उनको हंसी आ गई तब औरतों ने क्या किया कि उनके ऊपर एक प्रकार से आपत्ति की। और उसी के बाद जो देबू की माँ थी तो उन्होंने कल वाला बच्चा कहकर उनको चिढ़ाया कि कल तो दादी माँ कह रही थी कि क्या है वो बच्चा है उसे सोने दो, लेकिन ये कैसे अपने चादर के अंदर बैठ के कैसे हंस रहा है। और उसी के बाद जब वो उसे चिढ़ाने लगी तो वह अपनी दादी माँ के पास आके खड़े रह गए। और जैसे ही अपने दादी माँ के पास आके खड़े रह गए तो उनको अभयदान मिल जाता था। अभयदान यानी निर्भीकता प्रदान हो जाती थी, या जो डर था वह डर उनके दादी माँ के पास आने के बाद उनका कम हो जाता था। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज वैसे वैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वाद्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी माँ की मृत्यु के बाद दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। और उसी के बाद जो दादी माँ थी वह स्नेह और ममता की क्या थी, एक प्यार भरी एक मूर्ति थी। और उसी के बाद उनका कहना है परिस्थिति का वात्या चक्र। परिस्थिति का वात्या चक्र यानी क्या कि घटनाक्रम किस प्रकार से हमारे जीवन को बदलता जाता है। यानी जो परिस्थिति होती है वह हर एक के जीवन में एक जैसी नहीं रहती। जो घटनाक्रम है वह उसे क्या करता है कि सूखे पत्तों सा कैसा नचाता है। यानी सूखे पत्ते
भागते कैसे, यहाँ से अगर सूखा पत्ता किसी पेड़ से नीचे गिरा तो वो एक प्रकार से उड़ते हुए कहाँ चला जाए ये हम बता नहीं सकते। तो उसी प्रकार से उनका कहना है कि हमारा जीवन भी वैसा ही होता है, जो परिस्थिति जो रहती है, जो घटनाक्रम होता है, तो उसे हम बता नहीं सकते थे। और उसी के बाद उनका कहना था कि दादाजी की मृत्यु के बाद जो दादी माँ थी वह बहुत उदास रहने लगी थी। और उनका उदास रहने का कारण ये भी था, दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करती थी। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी थी। और इसी प्रकार से आगे लेखक कह रहे हैं कि वो एक प्रकार से उदास रहने का कारण यह भी था कि दादाजी ने उन्हें क्या किया था, खुद बहुत बड़ा धोखा दिया था। वो हर बात दादी माँ को कहते थे, तू आगे जा, मैं तेरे पीछे हूँ। और इस प्रकार से बात वो हर बार उसे कहा करते थे और एक प्रकार से कभी दादी जी का साथ नहीं देते थे। दादाजी के मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाला, कुकुरमुत्ता यानी कि मशरूम जो रहता है तो उसे कुकुरमुत्ता कहा जाता है। तो उनका कहना है कि उसी की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावलडोल कर दी। यानी इस प्रकार से उनका कहना था कि जो कुछ दोस्त हमारे रहते हैं वह हमारे मुंह पर हमें अच्छी तरीके से बोलते हैं, लेकिन बाद में हमारे बारे में भला बुरा कहते हैं। बगल में छुरी वाले जो दोस्त रहते हैं, तो ऐसे दोस्तों ने ही उन्होंने कहा है कि जो हमारी स्थिति है या एक प्रकार से जो बात थी उसे और भी ज़्यादा आगे बढ़ा दिया था दादी जी के। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत में शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। और लेखक का कहना है कि उन्होंने एक माघ महीना जो रहता है तो उस माघ महीने में उन्होंने देखा कि कड़ाके का ठंडी थी और उस कड़ाके की ठंडी में उन्होंने देखा था दादी माँ ने पूरी गीली धोती थी उससे ही वह बैठी थी और एक संदूक पर उन्होंने दिया जलाया था और हाथ जोड़कर वह बैठी हुई थी। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। और उसी के बाद लेखक बता रहे हैं कि लेखक के जो पिताजी थे वह पिताजी और किशन भैया, उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण दूसरों के पैसे देने के बारे में एक दिन सोच रहे थे। और यह सब बातें दादी माँ ने सुनने के बाद वह दादी माँ ने कहा कि रोते क्यों हो। उन्होंने उनका माथा सहलाया, यानी प्यार से उनको पास लिया। एक उन्होंने संदूक खोलकर, संदूक यानी जो बक्सा था, उस बक्से को उन्होंने खोला और उसमें से एक चमकता हुआ जो कंगन का जोड़ा था वह उन्होंने निकाला और कहा कि इसी दिन के लिए तेरे दादाजी ने मुझे यह पहनाया था। उनका गला भराया, मैंने उसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखते आई हूँ, यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। और इसी प्रकार से अपने बेटों के ऊपर जब एक प्रकार से आर्थिक परिस्थिति खराब आ जाती है तो दादी माँ ने क्या किया कि जो दादाजी ने उनको दिए हुए जो कंगन थे वह कंगन क्या किए, उसे उन्होंने सहज कर रखा था। सहेज कर यानी क्या कि संभाल कर रखा था। और यही क्या था कि उनकी आखिरी निशानी थी, अपने दादाजी ने दी हुई थी वह। उन्होंने क्या किया कि आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आका पीछा सब सोच लेते थे बेटा। यानी जो हमारे बुजुर्ग लोग रहते हैं तो वह क्या करते थे कि हमारा आने वाला समय कैसा होगा हमें मालूम नहीं, इसलिए वह क्या करते हैं कि हमारी कुछ बातें हमारे लिए संभाल के रखते हैं। और इसलिए दादी माँ ने भी समझाया कि यही बात के लिए मैंने यह कंगन क्या किया था, संभाल के रखा था। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाखें फैलाकर मेरी खिड़की के पास बैठ गया। और यह सब बातें लेखक सोच ही रहे थे, अपनी दादी माँ को याद कर रहे थे। तो उनका कहना है कि दादी माँ मुझे किसी शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। शाप भ्रष्ट यानी शापग्रस्त, यानी जिसे कुछ शाप दिया गया है, वैसे मुझे वह उसकी मूर्ति थी वह दिखाई पड़ी।
धुंधली छाया विलीन हो गई। धुंधली यानी क्या कि एक प्रकार से अस्पष्ट सी धूमिल जो छाया थी वह क्या हो गई, दादी माँ की धीरे धीरे विलीन हो गई, गायब हो गई। और मैंने कहा या उनका कहना है कि मैंने देखा कि जो दिन था बहुत आगे बढ़ गया था, काफ़ी चढ़ गया था, और जो एक कौवा था वह अपने पाखे पंख फैलाकर लेखक के खिड़की के सामने आके बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा था। काली चिट्ठियों से कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। और इसी प्रकार से जो लेखक थे उनको किशन भैया का पत्र मिला था, वह यह पत्र पढ़ रहे थे और सारी बातें जो है दादी माँ की सारी बातें याद कर रहे थे। और काली चिट्ठियों से कतारें, कतारें यानी एक प्रकार से जो पंक्तियाँ रहती है, जो लाइन रहती है वह, और धूमिल, धूमिल यानी अस्पष्ट सी वह हो रही थी। सारी जो बातें हैं तो वह लेखक को याद आ रही थी, और लेखक की आंखों के सामने सारी की सारी जो बातें हैं वो अस्पष्ट सी हो रही थी। उनका कहना है, मेरा आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, सारी बातें मुझे बार बार याद आ रही थी। क्या सचमुच मेरी दादी माँ अभी नहीं रही इस जगत में। ऐसी यह बातें सब वह किशन भैया का पत्र पढ़ते हुए सब बातें दादी माँ की वह याद कर रहे। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से लेखक को अपनी दादी माँ की याद आती है, दादी माँ की सारी बातें वह किस प्रकार से दोहराते हैं। यह हमने इस पाठ में देखा। धन्यवाद।